हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं जिसका नाम है एन अनअकैडमी टीचिंग एंड नोट्स। मैं यहाँ पर आपको संस्कृत की क्लासेस देने के लिए आई हूँ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण करना। अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ। का वर्ग का मतलब है यहाँ पर कहने का क ख ग घ न्या। ठीक है, ये सारे व्यंजन जो आपको दिख रहे हैं ये हर वर्ग का आखिरी अक्षर है। जैसे कि क वर्ग का आखिरी अक्षर है ग, च वर्ग का आखिरी अक्षर है य, ट वर्ग का आखिरी अक्षर है ण, त वर्ग का आखिरी अक्षर न और प वर्ग का आखिरी अक्षर म। ठीक है, इन सभी अक्षरों को ये गण य न म, इन सबको बोलने के लिए नासिका प्रयोग में आती है। ठीक है, ये इजी है क्योंकि इसमें कम अक्षर है। अब आगे हम कुछ ऐसे अक्षरों के प्रति आगे बढ़ेंगे जिनके लिए हमें एक से ज्यादा उच्चारण स्थान का प्रयोग करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अब कुछ ऐसे अक्षर आएंगे जिनके लिए दो उच्चारण स्थान का प्रयोग होता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कंठ तालु, ये दो उच्चारण स्थान है अलग अलग, कंठ और तालु। इनको हम यूज कर सकते हैं एक साथ कौन से अक्षरों को बोलने के लिए? ए और बड़ा ए। सिर्फ ये दो अक्षर हैं, दो स्वर हैं जिनके लिए हमें कंठ तालु का प्रयोग करना पड़ता है। अब यहाँ पे जब हम इसको अलग अलग करेंगे, मैं ए दैतो को एक्सप्लेन करूंगी तो इसमें मुझे ए और ए कैसे मिला? यहाँ पे एत प्लस ए, उसके आगे है एतो। ठीक है, यहाँ पे एत का मीनिंग होता है ए और ए। ठीक है, तो सिर्फ ये दो अक्षर हैं जिनको बोलने के लिए हमें कंठ तालु का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिखती हूं महेश, तो इस शब्द में कंठ तालु से उच्चारित होने वाला अक्षर बताइए। आप बताइए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, आसानी से आपको मिल जाएगा छोटा ए, जो कि कंठ तालु से उच्चारण होता है। इसके अलावा सर्वैह, यहाँ सर्वैह में बड़ा ए है तो ये भी कंठ तालु से उच्चारित होता है। आगे हम चलते हैं अपने अगले सूत्र की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे अगले सूत्र में भी दो उच्चारण स्थान हैं जिनका प्रयोग किया गया है, कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठम। अब जब मैं इस शब्द का विच्छेद करती हूँ, संधि विच्छेद करती हूँ, तो मुझे दो शब्द मिलेंगे, कंठ प्लस ओष्ठम। यहाँ पे कंठ का क्या मीनिंग होता है? हमारे गले का भाग, और ओष्ठम जो कि बहुत इजी है, ओष्ठम कहते हैं हमारे होठों को। ठीक है, तो औ दो तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया ए दैतो, वैसे औ दो तो यहाँ पे ओ, ओत प्लस औ। ठीक है, तो यहाँ ओत का क्या मीनिंग है? ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ। इन दोनों स्वरों को बोलने के लिए हमें कंठ और ओष्ठम दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक शब्द बोलती हूं वृकोदर, तो जैसे कि हमें आसानी से मात्रा को देख के पता चल जाएगा कि इस शब्द में कौन सा वो अक्षर है जो कि कंठ ओष्ठ से उच्चारित होता है, वो है ओ, जो कि क के साथ मिला हुआ है
और यहाँ पर आएगा ओ, जो कि कंठोष्ठ से उच्चारित होता है। अब आगे हम अपने नेक्स्ट सूत्र की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट सूत्र में सिर्फ एकमात्र एक ही अक्षर है, एक व्यंजन है जिसके लिए 2 उच्चारण स्थान का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाह है जिसके लिए हमें 2 उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ का प्रयोग करते हैं। दंत ओष्ठ को मैं दोबारा विच्छेद करूंगी तो दंत प्लस ओष्ठम। दंत का मीनिंग क्या है? हमारे दांत और होठ मिलकर हम वा को उच्चारण कर पाते हैं। अब जैसे मैं आपसे एक शब्द लिखूं और आपसे कहूं कि इसमें दंतोष्ठ का से उच्चारित होने वाला वर्ण बताइए, तो वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ये व हलंत के साथ, जो कि दंतोष्ठ से उच्चारित होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं अपने अगले सूत्र के अंतिम 2 सूत्र हैं। इन दोनों सूत्रों में का पहला सूत्र है जीवा मूल्य से जीवा मूलम। अब यहाँ जीवा मूल्य का क्या मीनिंग होता है? जीवा मूल, जैसे कि मैंने आपको पहले उपपदमानीय बताया था, ये जीवा मूल्य भी सेम वैसे ही होता है, पर हमें पता कैसे चलेगा कि जीवा मूल्य कौन सा है और पदमानीय कौन सा है? तो जो जीवा मूल्य होता है वो क और ख से पहले लगता है, और उपपदमानीय वो पा और फ से पहले लगता है। तो बस यही इसका एक अंतर है, जो क और ख से पहले लगे वो जीवा मूल्यम, ठीक है। और यहाँ पे ये जो जीवा मूलम है, इनको उच्चारण करने के लिए हमें कौन से उच्चारण स्थान का प्रयोग करना पड़ता है? तो जीवा मूलम। जीवा, जीवा का क्या मीनिंग होता है? हमारी जीभ का मूल, सबसे पिछला भाग, हमें इनको उच्चारण करने के लिए प्रयोग करना पड़ता है। अब ये जीवा मूलम जो होते हैं, ये आपके ग्रेजुएशन लेवल पर और मास्टर्स के लेवल पर प्रयोग में लाते हैं। आपके लेवल में जो कि 9th और 10th का है, उसमें इनका इतना प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि जीवा मूलम ये होते हैं और क और ख से पहले इनका ये चिन्ह होता है। हमारा नेक्स्ट सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य। अब यह नासिका का मीनिंग तो आप सबको पता चल गया होगा, अगर नहीं याद है तो मैं दोबारा बता देती हूँ। नासिका का मीनिंग होता है हमारी नाक, ठीक है। और यहाँ अनुस्वारस्य, जब मैं इसका संधि विच्छेद करूंगी नासिका अनुस्वारस्य, तो मुझे ये 2 शब्द मिलेंगे, नासिका और अनुस्वारस्य। तो अब ये जो अनुस्वार है, इसके लिए हमें इस उच्चारण स्थान का प्रयोग करना पड़ता है। ये अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होता है, अगर मैं यहां लिखूं त्वम, इसको मैं ये भी लिख सकती हूं, और प्रोनाउंस दोनों को सेम तरीके से ही करूंगी मैं, त्वम त्वम। यहां त्वम में मैंने म में हलंत लगा के लिखा है, और यहां में व के ऊपर ये पॉइंट लगाया है। ये जो पॉइंट है ये ही हमारा अनुस्वार होता है, ठीक है। जैसे अहम को मैं अहम लिख सकती हूं, ग्रामम ग्रामम लिख सकती हूं। तो ये जो लास्ट में पॉइंट आता है, जिसके लिए हम म की ध्वनि उच्चारित करते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। और इसी अनुस्वार को उच्चारण करने के लिए हमें नासिका की उच्चारण स्थान की आवश्यकता होती है। मैं उम्मीद करती हूं जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर कोई भी आपको क्वेरी है या भी कोई भी आपको ऐसा टर्म है इसमें जो नहीं आई है समझ में, प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। आई एम होपिंग ये टॉपिक और ये क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको नहीं आया है कोई भी पॉइंट ऐसा जो समझ नहीं आया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें
और साइड में बेल आइकन है, उसे प्रेस करें। थैंक यू।